जी मित्रों नमस्कार और गुड इवनिंग आप सभी को अभिवादन। मित्रों हम आज 3 विषयों पे बात करेंगे। 3 विषय हैं जिनमें इंडिया और फ्रांस के बीच में इस समय पर डिफेंस डायलॉग चल रहा है। दूसरी बात है जो एआई की कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो चुकी है भारत में। ये दुनिया की कहा जा रहा है कि इससे पहले एआई को लेकर इससे बड़ी कॉन्फ्रेंस दुनिया में कभी हुई नहीं। तो हम एआई की कॉन्फ्रेंस पे भी बात करेंगे। ज़रूरी है बात करना और शायद इस पर हमें लंबी बातचीत की ज़रूरत उस तरह से पड़े कि बजाय कि आज ही सारी बातचीत करने के टुकड़ों में करनी पड़े और 1-2 रोज़ तक इस पे बातचीत चले हम, कुछ ना कुछ करते रहें। तीसरा विषय एक और है जिस पर हम बात करना चाहेंगे जहाँ पर फ्रांस का अगेन भूमिका फ्रांस की आती है कि भारत और फ्रांस के जो संबंध चल रहे हैं और यूरोप में जो कुछ चल रहा है अमेरिका और यूरोप के बीच में, उस सब का जो गड़मड़ है, उसके बारे में भी अपन को ती एक बात करनी होगी। तो हम बेसिकली 3 विषयों पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया फ्रांस का डायलॉग और उसके अलावा एआई की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय और तीसरी कि जो हम बात करने जा रहे हैं म्यूनिख की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद में कुछ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो। उसके अलावा मुझे मालूम है कि कुछ लोगों ने आप दोनों लोगों में से मुझसे कुछ सवाल भी पूछे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल SU-57 को लेकर कुछ बातें हुई थी, उन पर भी अपन आखिर में बात कर लेंगे। ज़ाहिर है आपके सवाल भी आएँगे, तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं इंडिया फ्रांस के डिफेंस डायलॉग से। मैक्रोन साहब कल आ चुके हैं, आप जानते हैं। इस समय अच्छी खासी बातचीत चल रही है दिल्ली में। मोदी जी से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो दरअसल है क्या? हम भारत और जो फ्रांस की जो रिश्ते हैं, इनको देखें तो किस तरह से देखें आखिर? ये जो हमारे बीच की कोऑपरेशन है, उसको सिर्फ़ रफ़ाल तक सीमित करना मुझे लगता है शायद गलत होगा। सिर्फ़ बात रफ़ाल तक की नहीं है। तो इसको ज़रा और आगे एक्सटेंड करके देखते हैं। दरअसल ये बात आती कहाँ से, जाती कहाँ है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? भारत और फ्रांस का जो डिफेंस का रिश्ता है दोस्तों, ये आज जिस मुकाम पे आज खड़ा है, इसको सिर्फ रफाल वाले सौदे से जोड़ना जो है, वो शायद बहुत छोटी बात होगी, बहुत छोटी नज़र होगी, बहुत छोटा वो ऐसा प्रिज़्म होगा जिससे हम देखेंगे। ये दरअसल पिछले 3-4 दशक जो गुज़रे हैं, उनमें बनाई गई एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक कैसे कहें इसको? एक स्ट्रेटेजिक आदत है। ये एक स्ट्रेटेजिक आदत है, आप यूँ लगाइए, जहाँ पेरिस ने ये बार-बार साबित किया है, फ्रांस ने ये बार-बार साबित किया है कि अगर भारत को सेंसिटिव टेक्नोलॉजी या हाई एंड प्लेटफ़ॉर्म कोई चाहिए और वाशिंगटन हिचक रहा है देने में, तो फ्रांस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्टनर आपके सामने कोई नहीं आता है। फ्रांस से बढ़िया पार्टनर, फ्रांस से ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्टनर आपके लिए कोई भी नहीं बनता। देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अमेरिका और नाटो के हवाले कर दिया था। ये मैं आपको बार-बार बताता रहा हूँ और ये एक सच्चाई है, ठीक है? लेकिन फ्रांस ने हमेशा इससे अपनी दूरी बना के रखी। ये जो नाटो वाला जो सारा का सारा खेल था और उस नाटो के खेल में भी जो अमेरिका की तरफ जो एक चमचागिरी वाला, जो सबऑर्डिनेट वाला जो रवैया था, उससे उसने अपने आप को दूर रखा है। इनफैक्ट अमेरिका को फ्रांस फूटी आँख नहीं सुहाता है और वो इसीलिए नहीं सुहाता है क्योंकि फ्रांस शायद अकेली वो आवाज़ है पूरे यूरोप में जो अमेरिका को तकलीफ़ देती है, जो अमेरिका के अक्सर अपोज़िशन में चली जाती है, जो अक्सर ये कहती है कि भई हमको सब कुछ आँख मूंद कर यूँ नहीं मान लेना चाहिए, जिस तरह अमेरिका कह रहा है, इतना काफ़ी नहीं है। तो आप देखिए कि उसके बाद हुआ क्या? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फ्रांस यूरोप का अकेला वो कंट्री है अदर देन यूके कि जिसका अपना इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट है। इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट से मतलब ये कि जो उसका जो न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर डिटरेंट है, उसको किसी भी तरह से किसी अमेरिकन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यूके का जो मैंने आपको कल बताया था, जब मैं कमरचीमा वाला शो आपसे कर रहा था, उसमें जब मैंने आपसे ये कहा था, उसमें आपको एक बात मैंने आपको इंडिकेट की थी, वो क्या? कि जो नेवल सबमरीन्स हैं, जिनमें डिटरेंट लेकर चलती है, ब्रिटेन का जो सबमरीन है वो, उसमें सबमरीन में जो मिसाइल लगे हैं, वो अमेरिकन है और जो उसका वॉरहेड है, वो ब्रिटिश है, राइट? मगर मैंने ये कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंट उनका अपना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फ्रांस के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। फ्रांस ये कहता है फ्रांस को किसी भी अमेरिकन हथियार की ज़रूरत ही नहीं है। अपने न्यूक्लियर डिटरेंट को चलाने के लिए उसको किसी अमेरिकन हथियार की ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन फ्रांस का। ओके? नाउ तो आप क्या देखेंगे कि जो
उसने अपना जो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट भी अलग रखा है, अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो भी अलग रखा है, और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब फ्रांस जो है वो नाटो की लाइन से अलग होने की आदत दिखाता है। वो दिखाता है कि उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो वही माने, वही करे जो नाटो की किसी मीटिंग में डिसाइड होता है। वो अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हमेशा चलता है। वो नाटो की पॉलिसी से मेल खा सकता है या नहीं खा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो हुआ क्या? आज जब बैंगलोर में छठा भारत और फ्रांस का एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ, तो असल में वो सब इसी रिश्ते का एक लंबा चैप्टर है। जो आज का डायलॉग है, वो इसी रिश्ते का एक लंबा चैप्टर है, जिसमें बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं होती है, बल्कि मिलकर बनाने और तीसरे देशों को बेचने की भी बात हो रही है। अब असली जो सवाल है वो यहीं से शुरू होता है। वो क्या है? नेचुरल पार्टनर हम किसको कहें? आखिर हमारा नेचुरल पार्टनर जो है वो कौन होता है और कैसा होता है? उसकी भी एक परिकल्पना होनी चाहिए ना, कि एक तरफ फ्रांस है जो रफाल, स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स हैं, हैमर जैसा जो स्मार्ट वेपन है वो आपको दे रहा है। और अब एयरबेस जो टाटा का H125 हेलीकॉप्टर, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो बेसिकली खुद को हमारा सबसे भरोसेमंद वेस्टर्न सप्लायर बनना चाहता है। इन इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए फ्रांस हमारा एक भरोसेमंद वेस्टर्न सप्लायर बनना चाहता है, यूरोपियन सप्लायर बनना चाहता है। तो दूसरी तरफ है अमेरिका, जो हमको P-81, C-17 या C-130J या MQ-9B, जो ड्रोन जिसके हमने पैसे दे रखे हैं अभी तक आए नहीं है नहीं? जीई के इंजन्स, इस तरह की जो कैपेबिलिटीज़ है वो देता तो है, लेकिन साथ में आपको काटसा लगा देता है। काटसा लगा देता है। काटसा के बारे में क्यों बात आपसे कर रहा हूँ? क्योंकि कल हमारे किसी मित्र ने बात की थी, आई थिंक मुझे मुझे याद है उनका नाम, तो उन्होंने कल हमारे दोस्त ने जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी ये क्या हो रहा है कि SU-57 की हमारे रोक लग रही है। तो मुझे उस पर चर्चा करनी है और वहाँ पर एक काटसा का ही मामला आ रहा है। मैंने कल रात को उनसे बातचीत आपके शो के बाद में, कल रात को मैंने जाकर चेक किया कि भई क्या चल क्या रहा है, तो पता लगा कि वहाँ पे यही काटसा वाली दिक्कत आ रही है। मगर मैं आपको ये बता दूँ, अपने उन दोस्त को भी, वो अगर आएँगे तो मैं पहचानता हूँ उनको बाय नेम, तो मैं बात करूँगा। लेकिन है क्या? दरअसल काटसा का खतरा तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने डील खत्म कर दी है। हमारी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, चीज़ें तय हो रही हैं, मगर डील किस टाइम पर की जानी है, कैसे की जानी है, ये भारत और रूस मिलकर तय करेंगे। तो खैर दैट्स सब्जेक्ट अपार्ट, हम उसमें अलग से बात कर लेंगे भी। मैं आपको काटसा का ज़िक्र आया तो मैं बता रहा था कि देखिए, अमेरिका हमको इतनी सारी चीज़ें देने के वादे चल रहे हैं, जिनमें P-81 है, C-17 है, C-130J है, MQ-9B आपके ड्रोन्स हैं, जीई के इंजन्स हैं जो तेजस में काम आ रहे हैं। इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ देने की बात करते हैं, लेकिन साथ में आपके ऊपर काटसा लगा देते हैं, एक्सपोर्ट के कंट्रोल लगाते हैं। पाकिस्तान, चाइना वाली जो अपनी कंपल्सन्स है वो भी लेके आ जाते हैं कि तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, है कि नहीं है, कितना खड़े होना है, लड़ना है, क्या करना है, क्वाड में आ जाओ, ये बोलो, डिफेंस लेकर आओ, पता नहीं क्या-क्या। और तीसरी तरफ है रशिया, जो हमको सस्ते दाम पे तेल दे रहा है, लेगेसी सिस्टम्स दे रहा है और खुद सैंक्शंस और एक लंबी लड़ाई में घिरा पड़ा है। इस सब के बावजूद वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, करना चाहता है। बैंगलोर वाला जो डायलॉग है दोस्तों, इसमें जो बातें ऑफ़िशियली अभी तक सामने आई हैं, उनमें जो 2-3 थीम्स हैं वो बड़ी साफ नज़र आ रही हैं। वो साफ क्या थीम्स क्या हैं? एक जो फ्रांस के बात में सामने आ रही है, एक है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, एक बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो इंडो पैसिफिक में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, उस पर बात हो रही है। दूसरा है रफ़ाल एम, ये नेवी के लिए आने वाले जो रफ़ाल जेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। रफ़ाल एम, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रफ़ाल्स भी खरीदने की बात हो रही है एयरफ़ोर्स के लिए, और हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हमारे फ्रांस के साथ में, ठीक? मिसाइल्स और स्पेस में कोऑपरेशन, वो भी आगे चल रही है। ये सब के सब पैटर्न्स दोस्तों बताते हैं कि भारत कोशिश कर रहा है कि जो क्रिटिकल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे, क्रिटिकल प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए वो किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि फ्रांस जैसे जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ में मिलकर प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में शिफ्ट करें, भारत में प्रोडक्शन लेकर आए, ताकि नौकरियाँ भी बने हमारे नए यंग इंजीनियर्स के लिए और सप्लाई चेन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। हमारे हाथ में ये ना हो कि यार
वो हमने फलाने से लिया था, उसकी कहीं लड़ाई हो गई, उसका किसी से झगड़ा हो गया, किसी से रिलेशन खराब हो गए और हमारी सप्लाई चेन बैठ गई। जैसे कि रशिया के केस में हुआ। बाय द वे अच्छी खबर उसमें मैं आपको ये दे दूँ कि S-400 की जो बची हुई बैटरीज़ हैं, वो आ रही हैं इस साल। बल्कि अभी उनका कन्फर्मेशन हो गया है कि वो आ रही हैं। सो अभी 3 में हमने जो कमाल किया था पाकिस्तान का, वो किया ही था। अब ये 2 और आ जाएँगी तो हमारा काम हो जाएगा। और बहुत जाने कि आने वाले दिनों में शायद और भी लेने की बात चल रही हो। तो फ्रांस के लिए भी दोस्तों भारत जो है वो सिर्फ खरीदार नहीं है, बल्कि एक किस्म से मार्केट तो है ही है, हम जो उसकी मार्केट तो है ही, लेकिन साथ में हम उसके पार्टनर भी हैं। कैसे? यूक्रेन की जो लड़ाई हुई दोस्तों, अब देखिए यूक्रेन लड़ाई के बाद में जो डिफेंस इंडस्ट्री है, फ्रांस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। उनको अपने लिए भी हथियार बनाने हैं और यूक्रेन को भी सप्लाई करनी है। ऐसे में भारत जैसा देश जब ये कहता है कि भाई हम प्लेटफॉर्म लेंगे, लेकिन साथ में लोकल प्रोडक्शन भी लेंगे और एक्सपोर्ट के अधिकार भी चाहते हैं, ठीक है ना? तो पेरिस के पास फिर ज़्यादा जगह बचती नहीं है, ज़्यादा कोई वहाँ पर स्पेस नहीं बचता है कि वो ज़्यादा शर्तें लगाए, कोई ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हाल के जो हर एक जो बड़ी फ्रेंच डील हुई है हमारी, वो मेक इन इंडिया और उसमें को डेवलपमेंट आ रही है, एमआरओ हब्स बनने की बातें हो रही हैं। इस तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट कंपल्सरी पैकेज का हिस्सा बनती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं ऐसे? इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब फ्रांस के पास भी रास्ते नहीं हैं और हमको अपनी इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है। और तीसरी बात एक और जानिए, वो ये कि फ्रांस को भी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो चीज़ें लगेंगी, जो उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट में नज़र आती हैं, जो उसमें उसको नज़र आता है कि हमारी इंडस्ट्री को अल्टीमेटली फॉरेन से जो पैसा आना है, वो कौन लोग हैं जो पैसा दे सकते हैं उसको, तो वो भी उसको देखना पड़ता है। उसमें हम उसके लिए एक बड़ा बाज़ार बनकर सामने आते हैं और अगर हम पार्टनर बनते हैं, तो उसका अपना कैपिटल कम लग रहा होता है और हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा इसमें जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि फ्रांस, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ में उसके रिलेशंस पैरेलल में चलते रहें। ये हमारी उद्देश्य है। भारत का उद्देश्य ये है कि अमेरिका हो, फ्रांस या रशिया, हमारे संबंध जो है वो सबके साथ एक साथ बराबर में चलते रहें। ओके? लेकिन किसी एक टाइम किसी भी एक देश पर इतना बोझ ना डाल दिया जाए कि वो कल उसका मूड बदल जाए और मूड बदल जाए तो हमारा पूरे का पूरा जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो जड़ से हिल जाए। हुँ? तो फिर जो फ्रांस है वो हमको एक मिडल पाथ देता है, बीच का रास्ता देता है। हुँ? बीच का रास्ता जब देता है यानी कि आप वेस्ट के कैंप के भीतर रहकर, हुँ? वेस्ट के कैंप के भीतर रहकर लेकिन अमेरिका की तरह से ओवर पॉलिटिसाइज़ नहीं। यानी कि हम जब फ्रांस के साथ बैठते हैं तो हम यूरोपियन कैंप में तो हुए ना, मगर ये जो यूरोपियन कैंप है या जो फ्रांस वाला कैंप है, ये हमको उस तरह से राजनीतिक तरीके से यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता है, जिस तरह से अमेरिका करता है। अमेरिका का ये हो जाता है कि जब आप उससे कोई डील करते हैं, तो वो आपको अपने साथ बाँध लेता है और बाँधता इस तरह से है कि जो कुछ भी वो कर रहा है, आपको उसको मानना ही होता है। आप वहाँ पर सबॉर्डिनेशन में आ जाते हैं। आप उसके नीचे बसने वाली बातें होती हैं, आप उसके नीचे बसते हैं। आपको फिर वो उस तरह से हैंडल करता है, जिस तरह से वो अपने से छोटे को करता है। ये प्रॉब्लम है, जो हमें अमेरिका के साथ में आती है। ठीक है ना? तो ये दिक्कत आती है कि अगर हम किसी एक पर बोझ डालेंगे तो हमारा पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर हिल जाएगा। तो नतीजा हमारे लिए बेहतर क्या रहता है कि हम इस चीज़ को डाइवर्सिफ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में संबंध बनाएँ, पार्टनर हमारे ज़्यादा हों। फ्रांस हमको जो मैंने कहा कि ये मिडल पाथ देता है, जहाँ हम बीच में रहते हुए अपनी चीज़ों को बराबर में सबके साथ चला सकते हैं। और ये हमको ओवर पॉलिटिसाइज़ नहीं करता है, जो फ्रांस है, ठीक? रशिया की तरह ही फ्रांस जो है, वो सैंक्शन स्टेट भी नहीं है। अब रशिया तो हमारा सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके ऊपर तरह-तरह के, फ्रांस के ऊपर वो सैंक्शंस नहीं है। और यही वजह है कि पेरिस जो है, वो हमारे लिए फाइटर्स से लेकर, जो लड़ाकू जहाज हैं, उनसे लेकर सबमरीन्स यानी पनडुब्बियाँ, सैटेलाइट्स, हर जगह पर एक काइंड ऑफ प्रीमियम लेकिन रिलायबल ऑप्शन जो है बन के आता है। यानी कि हमको एक टॉप क्लास यूरोपियन पार्टनर मिल रहा है फ्रांस में और बिना किसी राजनीतिक हेडेक के मिल रहा है, बिना किसी सिरदर्द के मिल रहा है, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के मिल रहा है। वो हमसे ये नहीं कहता है कि भाई हमसे डील चाहिए तो ये नहीं ये करो, वो नहीं वो करो। ऐसा कुछ वो नहीं कहता है। आखिर में मित्रों, सवाल ये नहीं है कि फ्रांस हमारा दोस्त है या नहीं है। सवाल ये है कि हम इस रिश्ते से क्या निकाल पाते हैं, है कि नहीं? कितनी टेक्नोलॉजी वाक़ई में ज़मीन पर कितनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है वहाँ से
और कितना रियल प्रोडक्शन भारत में होता है। ये कितनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इससे हमारी बढ़ पाएगी, ये भी एक सवाल है ना? लेकिन अगर हर एक डील के बाद में जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारी निर्भरता है, वो एक पार्टनर से हटकर थोड़ी-थोड़ी सब में बँटती है, तो ये हमारे लिए एक तरह की जीत है। पूछिए कैसे? अ, क्योंकि आपकी जो जो निर्भरता है वो कम हो रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म बदलते हैं और डिपेंडेंसी का पैटर्न वही का वही बना रहता है, कि भई कल तक अमेरिका पे आप डिपेंडेंट थे, या रशिया पे डिपेंडेंट थे, आज आप फ्रांस पे डिपेंडेंट हो जाइए। वो तो कोई बात ना हुई, है ना? तो उससे आपकी जो फिर नाम बदलते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी नहीं बदलती है। आपका जो 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 कोर है आपकी पॉलिसी का, वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। भई एक पे डिपेंडेंसी से हट के किसी और पे डिपेंडेंसी पाल ली, जैसे पाकिस्तान करता है। कभी चाइना तो कभी अमेरिका, लेकिन दोनों से एक साथ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में से एक नाराज़ हो जाता है, वो कभी साथ चलते ही नहीं। तो ये किस्सा है। तो अगर आप डिपेंडेंट एक पे हो जाएँगे, तो आपकी जो पॉलिसी है, जो आपके डिसीजंस हैं, वो सब के सब लिमिटेड हो जाते हैं। नाउ भारत की जो असली ताकत है, वो क्या है? वो है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एक साथ गेम खेलने में। और जो बैंगलोर में इंडिया फ्रांस का जो डायलॉग है, वहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है। तो ये बातचीत हुई जो हम यहाँ पे इसको लेके जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात फिर हम बात करते हैं भारत और एआई की जो समिट हो रही है इस समय पे, उस पर। देखिए, आप आपने सवाल डालिएगा, आपके सवाल मैं सबके सब लूँगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा। जो भी आपके सवाल होंगे, सब लूँगा मैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं? दूसरी बात हम ये कर रहे हैं दोस्तों कि जो भारत क में आज दिल्ली में भारत मंडपम हुआ है। भारत जो मंडपम है, वहाँ पर दिल्ली और एआई दिल्ली का जो सेमिनार हुआ है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है? ये पहली नज़र में आपको कोई टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन दरअसल ये अपने आप में मित्रों पावर पॉलिटिक्स का एक बड़ा मंच है। यहाँ पर सिर्फ चर्चा इसलिए नहीं हुई है कि भई कोई जेनेरिक एआई से ऐप कैसे बनेंगे, इस पे बात नहीं हो रही। यहाँ ये सवाल भी उठा है कि अगले 5 से 10 सालों में डेटा, कंप्यूट और एल्गोरिदम पर किसका कंट्रोल होगा? ये बड़ा सवाल है मित्रों, जो आने वाले सालों में दुनिया की तमाम सरकारें जूझ रही होंगी इस सवाल के साथ में कि आने वाले 10 सालों में डेटा पर, कंप्यूटिंग पर, एल्गोरिदम्स पर किसका कंट्रोल होगा, किसका नियंत्रण होगा, कौन चलाएगा इनको, किसका ज़्यादा हक बनेगा? सरकारों का, बिग टेक्नोलॉजी का या यूज़र्स का? ये है वो सवाल। तो भारत ने इस समिट में मित्रों अपने आप को 2 भूमिकाओं में पेश किया है। भारत 2 तरह की भूमिकाएँ यहाँ अपने ऊपर ले रहा है। एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में वो कहता है कि एआई का फ़ायदा सिर्फ़ सिलिकॉन वैली या शेनज़ियान तक सीमित नहीं रह सकता। चाइना या अमेरिका तक सीमित नहीं रह सकता है। और दूसरी बात, एक ऐसा रोल जहाँ पर भारत ये कहता है, एक बड़े बाज़ार के रूप में अपने आप को पेश करता है, ठीक? और वहाँ वो कहता है कि हमारे पास डेटा भी है, यंग वर्कफ़ोर्स है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, ठीक है? यूपीआई है, आधार है, ओएनडीसी है और इस तरह के उदाहरण दिखाकर भारत ये मैसेज देता है कि अगर अगर नियम सही तरह सेट किए जाएँ, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ़ मोनोपोलीज़ के लिए नहीं बनती है, सिर्फ़ एकाधिकार के लिए नहीं बनती है, बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर सकती है। ये भारत का संदेश है। नाउ समिट की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है? वो ये है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एआई की लैंग्वेज जो है वो हम सिर्फ़ ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ़ प्राइवेसी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसको एक तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं बेसिकली कि रिस्पॉन्सिबल एआई क्या चीज़ है, हम उस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बात इस पर भी हुई कि अगर जो ट्रेनिंग डेटा है, वो कैसे स्क्यूड होगा? तो अगर डेटा स्क्यूड होगा, अगर मान लीजिए आपका ट्रेनिंग डेटा जो है वो स्क्यूड होगा, तो जो एल्गोरिदम है वो समाज के अंदर की तमाम एग्जिस्टिंग जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको और गहरा सकती हैं। समाज के अंदर मौजूद जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा गहरा जाएँगी। हायरिंग से लेकर क्रेडिट स्कोर तक, हर जगह पर बायस एल्गोरिदम के ज़रिए इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो सकता है। यानी भारत ने यहाँ जोर देकर कहा कि जो एआई की गवर्नेंस है, एआई की गवर्नेंस की जो ग्लोबल डिबेट में सिर्फ पश्चिम के रूल नहीं चलेंगे,
सिर्फ अमेरिका, यूरोप नहीं तय कर सकते कि ग्लोबल एआई की गवर्नेंस के ग्लोबल रूल्स क्या होंगे, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी बराबर की सीट चाहिए होगी, उनको भी बराबर की बात चाहिए होगी, उनकी राय को भी उतना ही महत्व देना होगा। ये बात भारत कह रहा है। एक और इसकी परत ये है मित्रों कि एआई अब सिर्फ डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉर में ही कोर टूल बन रहा है। यू नो ऐसा नहीं है, अब तक यही हो रहा है, अब तक यही हो रहा है, मगर अब नई चीजें क्या आ रही हैं, डीप फेक्स आ रही हैं, ऑटोमेटेड प्रोपेगेंडा आ रहा है, सर्वेलेंस है। ये सारी चीजें कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए खिलौने नहीं है। ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के हाथ में ये वेपन बन चुकी हैं, हथियार बन चुकी हैं। समिट के आसपास जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, जो बातचीत हुई है समिट के आसपास के माहौल में, वहां पर आप ये देखिएगा, उसमें बड़ा साफ नजर आ रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है कि एक तरफ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इकोनॉमिक ग्रोथ और पब्लिक सेक्टर डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एग्रेसिव इस्तेमाल होना चाहिए, तो दूसरी तरफ रेगुलेशन और सेफ गार्ड पर भी लाइन खींची जानी चाहिए कि अल्टीमेटली एआई में सेफ गार्ड्स का किस तरह के होंगे और कितने कैसे होंगे, रेगुलेशन उनका क्या होगा, मैनेज उनका जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगा, ताकि ना तो कोई देश प्योर सर्वेलेंस स्टेट बन जाए और ना ही पूरी तरह से अनरेगुलेटेड कोई प्लेग्राउंड बन जाए, कुछ इस तरह का हो जाए कि जहां पर खुला मैदान है, कोई कुछ भी करे, यू नो। और आप जानते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूँ, एआई के जरिए इस समय पर जो कुछ हो सकता है, मैं भी किसी हद तक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए कि उसका जो इस्तेमाल है, वो दरअसल कहीं का कहीं जा सकता है। उसके अच्छे बुरे हर तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं और उन पर कहीं न कहीं ये लाइन खींचनी ज़रूरी है कि भाई, और रेगुलेशन भी बराबर का ज़रूरी है। और जो उसका समाज पर असर पड़ने वाला है, इसका तो कहना ही क्या? बिकॉज़ वो तो बहुत ही खतरनाक है। आपकी जो नौकरियों पर असर आ रहा है, वो सब आप देख ही रहे हैं। अ, देखिए, अब जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हो रही है, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी गया है और पॉलिटिकल मैसेज ये था कि भारत खुद को सिर्फ कोई रेगुलेशन का टेकर नहीं है, यानी कि बाहर के लोग बैठ के रेगुलेशन जो है बताएँगे कि भई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा और हम उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नहीं होगा। बल्कि भारत एक रूल मेकर भी है। भारत अपने आप को एक नियम बनाने वाले की जो कैटेगरी है, उसमें भी डाल के पेश कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हम आँख मूंद कर हर एक बात को यूरोप की या अमेरिका की या चाइना की यूँ ही नहीं स्वीकार कर लेंगे, जिस तरह से वो हमको पेश की जाएगी। वो हमारे लिए आखिरी शब्द नहीं हो सकता। ईयू अपना एआई एक्ट बना रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना एक एआई एक्ट बना रहा है और अमेरिका जो है, वो अपने तरीके से वॉलंटरी कमिटमेंट्स पर चलता है। वॉलंटरी कमिटमेंट्स पे, आई मीन राइटिंग में कुछ नहीं, है ना? चाइना का अपना जो कंट्रोल हैवी मॉडल है, उस वो पूरी तरह हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं चाइनीज़। ऐसे में अगर इंडिया जो है, वो डेटा प्रोटेक्शन, ओपन सोर्स और कंप्यूट एक्सेस, इसके अलावा सेफ्टी नॉर्म्स पर एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क पेश कर पाता है, ठीक है? तो फिर ग्लोबल साउथ के बहुत से देश जो हैं, वो भारत वाली टेम्पलेट की तरफ देखेंगे। भारत जो है ग्लोबल साउथ में एक ऐसे मॉडल को लेकर आ सकता है, जिसको ग्लोबल साउथ के तमाम देश अपनाना चाहेंगे। यही वजह है, क्योंकि देखिए ना, एक तरफ अमेरिकी खुलापन है, दूसरी तरफ अभी एआई एक्ट जो है यूरोप वाला बन रहा है। चाइना का जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेट कंट्रोल्ड है, तो आप उनमें से तीसरों तीनों में अपनी-अपनी खामियाँ हैं। चौथा मॉडल जो बन सकता है, जिसको भारत बना सकता है या बनाना चाहिए, शायद पेश करना चाहिए, जिसमें जो ग्लोबल साउथ के तमाम इंटरेस्ट हैं, उनको रिप्रेज़ेंट किया जा सके। अगर ऐसा हो पाता है, तो शायद वो बड़ी बात होगी। तो यही वजह है कि दिल्ली की जो ये एआई कॉन्फ्रेंस हो रही है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स की भी स्टोरी है। ये भी समझी जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि फ्यूचर की जो डिजिटल दुनिया है, उसमें आखिरी शब्द जो होगा वो किसका माना जाएगा? कौन किसकी बात को सुना जाएगा? ये बात भी, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिलेटेड सवाल है, जो यहाँ पर उठ रहे हैं। और अब आप देखिए, अगर इसके अलावा अब बात की जाए, तो हमें तीसरी एक और बात जो करनी है, वो ओके। हाँ। अच्छा, और फिर आप इस बात को कुछ आगे भी यूँ भी ले जा सकते हैं ना, कि जो असली सवाल जो है यहाँ पर, वो पावर और रूल्स का भी है ना? पावर और रूल्स का इस तरह से कि आने वाले सालों में, जैसे मैंने आपको बताया, कि किसका कंट्रोल होगा, चाहे एआई के का जो डेटा है, कंप्यूटिंग है, या जो मॉडल्स ही बनाएँगे, जो एआई के मॉडल्स आएँगे, उन पर कंट्रोल किसका होगा?
सरकारों का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा, यूजर्स का होगा, ये सब भी उसमें शामिल होता है। तो इन बातों को लेकर हमें ज़रूर सारी की सारी अच्छा फिर और देखिए, एक और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। समिट का जो सेंट्रल थीम है, जो उसका सेंट्रल थीम है वो है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर भारत। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर भारत यानी ऐसा एआई जो पावरफुल भी हो और अकाउंटेबल भी हो। और जो सिर्फ अंग्रेजी स्पीकिंग जो अर्बन यूजर्स हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी दां हैं, शहरों में रहते हैं, शहरों के पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि एआई जो है वो छोटे कस्बों में, अलग-अलग भाषाओं में, लो एंड जो डिवाइसेज़ हैं उन तक के लिए काम कर सके, ये वो परिस्थिति है जिसको हम बिल्ट अप करना चाह रहे हैं। यानी जो तमाम पैनल्स बने हैं, पैनल्स में ह्यूमन कैपिटल इंक्लूजन और मतलब इंक्लूजन से मतलब इंक्लूसिव जो सबको समाहित कर सके, सबको साथ लेकर चल सके। इस तरह की टेक्नोलॉजी। तो उसमें आप देखिएगा इंक्लूजन, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, ये भी एक बड़ा सा है कि भई न सिर्फ एआई सेफ हो, बल्कि उस पर भरोसा किया जा सके। अभी वो चीज़ आनी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ट्रस्टेड एआई नहीं कहा जा सकता। एआई अभी ट्रस्टेड नहीं है पूरी तरह से कम मेरा मेरा नहीं मानना है। जो जितना मैं समझ देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप आँख मूंद के अभी एआई पे भरोसा कर सकते हैं। खैर, और इसके अलावा जो डेमोक्रेटाइजिंग कंप्यूट है, जो कंप्यूटराइजेशन का जो कंप्यूटिंग का जो डेमोक्रेटाइजेशन है और एआई फॉर इकोनॉमिक मॉडल्स, जो एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस तरह के 7 चक्र हैं जिन पर जोर दिया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस में, ताकि ये चर्चा जो है वो सिर्फ थ्योरी पर ना रह जाए। जो कॉन्फ्रेंस पर जो चर्चा है वो सिर्फ थ्योरी पे ना हो जाए रह जाए, बल्कि स्किलिंग पर बात की जाए, फंडिंग पर बात की जाए, एआई के रेगुलेशन पर बात की जाए। इस तरह के जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, कॉन्क्रीट जो कदम हैं, उनको भी यहाँ पर एक्शन में ट्रांसलेट किया जा सके। लेकिन फिर बात क्या है? फिर बात ये है दोस्तों कि जो रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब जो है, वो सिर्फ अच्छे यूज़ केसेस दिखाना नहीं है, है ना? खतरे भी उतने ही रियल हैं। कैसे? डीप फेक से लेकर ऑटोमेटेड डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन, प्रिडिक्टिव पोलिसिंग, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग, हैं? और इससे लेकर क्रेडिट स्कोरिंग, ये तमाम रिस्क ऐसे हैं जहां पे चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। समिट के पास एक बड़ा कंसर्न ये भी है मित्रों कि अगर कुछ गिने चुने जो देश हैं या जो गिनी चुनी कंपनियां हैं, उनके पास ही सारा का सारा जो फ्रंटियर कंप्यूट जो है और फाउंडेशन मॉडल्स का कंट्रोल रहेगा, तो बाकी सारी दुनिया जो है वो सिर्फ रूल टेकर ही बनकर रह जाएगी। फिर वो रूल मेकर नहीं बन पाएगी, जबकि बाकी दुनिया की भी भूमिका उसमें बराबर की होनी चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। भारत की जो कोशिश है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि वो एआई को साफ-साफ नेशनल प्रायोरिटी बनाए, नेशनल प्रायोरिटी बनाए और जो ग्लोबल पब्लिक गुड है, उसकी भाषा को लेकर भी साथ चले। तो एक तरफ पीएम के लेवल पे पीएम के लेवल पे कोऑपरेशन और शेयर्ड स्टैंडर्ड्स की बातें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ जो और सेशंस चल रहे हैं उनमें डेटा गवर्नेंस, सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर भी चर्चा चल रही है। दिल्ली से जो संकेत आ रहा है मित्रों, वो निकल के ये आ रहा है कि भारत चाहता है एआई पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऐसा हो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऐसा हो जो इनोवेशन को रोकने वाला ना हो, जिससे जो 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 इनोवेशन है वो लगातार होती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। लेकिन अनचेक्ड सर्वेलेंस, यू नो लोगों की जो जाती जिंदगियां है, जो प्राइवेट लाइफ है, उन पे कोई सर्वेलेंस ना है। लोग अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं उस पर की सर्वेलेंस ना करें, मोनोपोलीज ना बढ़े और जो सिस्टमेटिक बायस्ड है उसको लेकर कोई लाइसेंस ना मिले। यानी कि जो जो सिस्टमेटिक बायसेस हैं उनको लेकर एआई कोई ऐसी भूमिका ना प्ले करे जिससे कि बायसेस और बढ़े। हम्म तो ये बातें और हैं जो इस सारे से जुड़ती हैं। अब आप चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ से अपनी बात के आखिर में तीसरा सब्जेक्ट जो मैंने आपको लेना था, जो अभी-अभी खत्म हुई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है 2026, है ना? उसका सबसे बड़ा झटका शायद यही था कि मंच पर जितने लोग वहाँ खड़े थे, हर एक बड़ा जो वेस्टर्न नेता था, उसने एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में अपनी बात कही है। यानी कि ओल्ड वर्ल्ड इज़ गॉन, जो मार्को रूबियो के शब्द थे। रूबियो ने वाशिंगटन से निकलते हुए कहा था कि
हम एक नई दुनिया में जी रहे हैं, एक नए युग में जी रहे हैं, नए दौर में जी रहे हैं। पुराने ज़माने का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो चुका है। हमें अपने रोल को दोबारा देखना होगा, ये बात वो कह रहे थे। फिर जर्मनी के जो चांसलर थे मैर्क्स, मैर्क्स ने अपनी ओपनिंग में बड़ा साफ ये कहा कि 1945 के बाद वाला जो अमेरिका का बनाया हुआ जो ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अब प्रैक्टिकली मौजूद ही नहीं है। उनका कहना था वो खत्म हो चुका, गया। और यूरोप को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। ये बात फ्रीड्रिश मैर्क्स ने कही, जो जर्मनी के चांसलर हैं। तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि बाहर से सुनने में ये सारी बातें, एक्चुअली जो बाहर से आप सुनिए ना कि भाई मैर्क्स ने ये कहा, रूबियो ने ये कहा, फ्रेडरिक्सन ने ये कहा, जो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर थी, है ना? ये सब बड़ा आपको इंटेलेक्चुअल लग सकता है, लेकिन जो असली मतलब है मित्रों, वो बड़ा सीधा-सा है। और वो बड़ा सीधा मतलब क्या है? बड़ा सीधा मतलब ये है, अमेरिका ये कह रहा है कि अब भैया तुम्हारा हम मुफ्त में कोई काम नहीं करने वाले। तुम्हारी हम तुमको कोई मुफ्त का तुम्हारा हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेंगे। अमेरिका यूरोप का सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना चाहता, स्पेशली मुफ्त में नहीं बनना चाहता। और यूरोप जवाब में कह रहा है कि ठीक है भैया, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह अभी तैयार नहीं हैं। ये स्वीकारोक्ति वो दे रहे हैं। इस बात का कन्फेशन यूरोप कर रहा है कि अपनी लड़ाई को, अपनी सुरक्षा की लड़ाई को हम अभी तैयार नहीं हैं पूरी तरह से लड़ने के लिए। रूबियो की जो लाइन थी कि वी वांट अलाइज हू कैन डिफेंड देमसेल्व्स। हम ऐसे मित्रों की या सहयोगियों की तलाश में हैं, या ऐसे सहयोगी चाहते हैं जो अपना दिफा, अपना डिफेंस खुद कर सके। अपने आप में ये कोई गलत बात नहीं है। अपने आप में ये कोई गलत बात नहीं है। कोई भी देश चाहेगा कि जो उसके साथी हैं वो बोझ ना बने, वो अपना अपना जो डिफेंस है वो खुद कर पाए। समस्या यहाँ आती है कि एक झटके में जहां पर वो ये बात कहते हैं कि वी वांट अलाइज हु कैन डिफेंड देमसेल्व्स, तो साथ ही वो क्या कहते हैं, साथ ही वो कहते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट की लैंग्वेज। फिर वो बोलते हैं कि हिस्टोरिकल अलाइज हैं हम लोग, हम तो ऐतिहासिक रूप से मिलकर साथ काम करने वाले हैं, हम तो सिविलाइजेशनल फैमिली है। वी बिलोंग टुगेदर, ये कहते हैं वो। इस तरह की जो भावुक शब्दावली है वो लेकर आते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पावर का है, और जो भाषा है वो रिश्ते की है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट है वो पावर का है, लेकिन जो भाषा है वो रिश्तों की है। और यही जो डबल स्पीक है वो यूरोप के लिए भी कन्वीनियंट है। यूरोप को भी ये भाषा समझ आती है, सूट करती है। कैसे? जब तक अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी की गारंटी देता रहेगा, यूरोप को अपनी फौज, अपना डिफेंस का बजट, अपने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, उनको आराम से पीछे रखने का मौका मिलता रहेगा। वो शांति से अपने अंदर इंटरनली जो है अपने आप को बेहतर करता रहेगा। अब तक करता ही रहा है। अब जब वाशिंगटन ये कह रहा है कि भैया हम तुम्हारा डिफेंस बिल नहीं भरेंगे, अपने डिफेंस का बिल खुद उठाओ, खुद लड़ो, खुद मरो, अपना काम खुद करो, तो वही यूरोप जो है वो 90 अरब यूरो का लोन यूक्रेन को दे रहा है, और उसको यूरोपियन सिक्योरिटी का नाम दे रहा है। अब जरा इस बात को आज हम, क्योंकि मेरी आपसे जो कल बात हुई थी, तो मैंने आपको ये बताया नहीं था कि इस लोन की कहानी क्या है, वो भी सुनिए जरा। आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इस पे बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये की जा रही है लोग पैसे दे रहे हैं, पर हमको कोई ये नहीं बता रहा है कि दरअसल इसकी कहानी है क्या? यूरोप करना क्या चाह रहा है? इस 90 बिलियन का जो कर्जा दे रहा है वो यूक्रेन को, इसकी इसके पीछे क्या राज क्या है? ये काम कैसे करेगा? तो मित्रों, यही जो 90 अरब यूरो वाला जो पैकेज है, ये म्यूनिख के, यानी कि जो जो यूरो को आप समझ लीजिए यूरोप के जो नैरेटिव है, उसको सबसे अच्छी तरह से एक्सपोज़ करता है। कैसे? यूरोपियन यूनियन ने 2026-27 के लिए यूक्रेन को लगभग 90 अरब यूरो का सपोर्ट लोन अप्रूव किया है। इसको कहते हैं सपोर्ट, एंड बाय द वे शब्द देखिए उसने क्या है, लोन। ये लोन है यूरोप के मुताबिक। सपोर्ट लोन इसको बताया गया है। इसमें से लगभग 60 अरब जो है वो डिफेंस, और 30 अरब बजट सपोर्ट के लिए ये मार्क किए गए। अब जरा गौर से सुनिएगा, 90 अरब है, 90 अरब जिनमें से 60 अरब जो है वो सिर्फ डिफेंस के लिए है, और 30 अरब जो है वो बजटरी सपोर्ट के लिए है, यूक्रेन की मदद के लिए है, उनकी इकोनॉमी के लिए है, यूं समझ लीजिए। अब इसको यूरोप जो है, ईयू, वो बाजार से उधार लेकर देगा। यानी आप समझिए कि यूरोप खुद बाजार से उधार लेकर देगा। दैट मीन्स यूरोप इसके लिए इंटरेस्ट दे रहा होगा, ब्याज दे रहा होगा। ओके। फिर देखिए,
पार्लियामेंट का जो टेक्स्ट है और जो कमीशन का प्रपोजल है, यूरोपियन कमीशन का प्रपोजल और यूरोपियन पार्लियामेंट की जो 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 भाषा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो ईयू के बजट से आएगा। यूरोपियन यूनियन का जो बजट है उसमें से ये ब्याज दिया जाएगा बेसिकली, है ना? और जो प्रिंसिपल है वो थ्योरेटिकली फ्यूचर में, अब जरा सुनिए, फ्यूचर में वॉर के जो रिपरेशन आएंगे, यानी कि ये मान गया चला जा रहा है कि एक दिन यूक्रेन जीतेगा और रशिया हारेगा और फिर रशिया जो है इस लड़ाई के रिपरेशन देगा। वो जो रिपरेशन आएंगे उसमें से जो ये मूल है वो चुकाया जाएगा। कौन सा मूल? 90 का जो मूल है, ये 90 बिलियन यूरो का जो मूल है, इसको उस रिपरेशन से यूक्रेन पे करेगा। यानी यूक्रेन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई है कि यूक्रेन किसी भी तरह से इस मूल को देने के लायक है या देने की नीयत है या उसकी देने की ज़िम्मेदारी है। ना, उससे पहली शर्त ये लग जाती है कि रशिया हारेगा, वो रिपरेशन देगा, उसमें से यूक्रेन ये पैसे देगा। तो यूक्रेन हैज़ नो रिस्पांसिबिलिटी इन दिस केस, राइट? ओके, ये बात समझ लीजिएगा। यानी अभी की रियलिटी क्या है? अभी की रियलिटी ये है कि कैश जो जा रहा है वो यूरोपियन टैक्स पेयर की कलेक्टिव बैलेंस शीट से निकल रहा है। ठीक है ना? जो कलेक्टिव बैलेंस शीट है यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन टैक्स पेयर की, उसमें से जा रहा है 90 बिलियन, और जो यूक्रेन का डिफेंस और उनका जो बजट है उसमें खर्च हो रहा है। यानी वापसी का जो सपना है वो एक ऐसे रशिया के ऊपर टिका है जो आज की तारीख में एक पैसा देने को तैयार नहीं है, वो इस लड़ाई को जीतने की बात कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि ये काम भी गया। इसके साथ ही बायो यूरोपियन डिफेंस क्लॉज को जोड़ लीजिए। यानी अब जरा ये बात है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। इस सारे के सारे 90 बिलियन के खेल में एक बायो यूरोपियन डिफेंस क्लॉज लगी हुई है। ओके, ये क्लॉज कहती है कि इस सपोर्ट के जरिए जो डिफेंस असिस्टेंस में यूरोपियन डिफेंस कंपनीज को प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि जो यूक्रेन माल खरीदेगा वो यूरोप में बना हुआ माल खरीदेगा। इस पैसे से वो माल खरीदा जाता है। ये नहीं है कि आपको यूरोप पैसे दे रहा है तो यूरोप से तो आपने ले लिया 90 बिलियन या 60 बिलियन डिफेंस वाले और जाके आप अमेरिकन F-16 खरीद रहे हैं, वो नहीं हो सकता ना। उसमें प्रेफर ये किया जाएगा कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनका माल लिया जाए। मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी और क्या है। ओके, फिर आप ये देखिए कि इसमें साफ इक्वेशन फिर क्या आती है। पहले मैं दोबारा बोल दूं उस बात को कि जो डिफेंस क्लॉज है वो ये कहती है, बाय यूरोपियन डिफेंस क्लॉज जो है वो ये कह रही है कि इस सपोर्ट के जरिए डिफेंस असिस्टेंस में, यूक्रेन के डिफेंस असिस्टेंस में जो यूरोपियन डिफेंस कंपनियां हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका साफ इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन ये बनता है कि ईयू जो है वो ज्वाइंट बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाएगा बाजार से और यूक्रेन उस पैसे से यूरोपियन हथियार खरीदेगा, यूरोपियन सिस्टम्स खरीदेगा, यूरोपियन हथियार खरीदेगा। ये समझिएगा इस बात को, ठीक है ना? यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्री का जो ऑर्डर होंगे वो आएंगे, यानी कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं उनको इसके ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है ना? तो पैसा यूरोप का घूम के इस तरह से वो यूरोप के पास ही आएगा, यूरोप की कंपनियों के पास आएगा, अपना ही बाजार से उठाया हुआ पैसा। ओके, जिस समझते जाइए इस बात को, देखते जाइए। ओके, और फिर तो इनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं डिफेंस कंपनीज की, यूरोपियन डिफेंस कंपनियों की, उनकी ऑर्डर बुक भरेंगे, उसमें उनके जॉब ऐड होंगे। जरा सोचिए, बाजार से पैसा जनरेट किया गया बॉन्ड्स के जरिए, वो यूक्रेन को दिया गया, यूक्रेन उस पैसे को इस्तेमाल करके यूरोपियन कंपनियों के हथियार खरीदेगा, उससे यूरोप की कंपनियां चलेंगी, बस उस पैसे से यूरोप में जॉब्स क्रिएट होंगी और एक वॉर इंडस्ट्री बेसिकली खड़ी हो रही है जो विद इन यूरोप बन रही होगी और वो सप्लाई कर रही होगी यूक्रेन को। दिस इज व्हाट द गेम इज लुकिंग लाइक राइट नाउ। फिर इसके बाद क्या होगा? जो इसके टैक्स रेवेन्यूज हैं, जाहिर है ना? जो इसकी आमदनी हो रही है, टैक्स रेवेन्यूज है, वो सारे के सारे यूरोप के अंदर रहेंगे, ठीक है ना? यूरोप के अंदर रहेंगे तो यूरोप की सरकार को मिलेंगे। आप समझिए, अगर एक ऑर्डर है जो सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को जा रहा है तो वो जो टैक्स का पैसा आएगा उसमें से मुनाफे का जो टैक्स लगेगा वो सारा यूरोप की सरकारों के पास आएगा। ओके, और ये फिर आप यूं देखिए कि जो लोन की असली वसूली, यानी कि वो तो आप भूल ही जाइए, ये लोन की जो असली वसूली है वो कल के किसी मैं क्या कहूँ, हाइपोथेटिकल रशियन रिपरेशन जो कभी आएंगे, न जाने कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे ये कोई नहीं जानता। वो फ्यूचर की रिस्ट्रक्चरिंग है,
उस पे टिकी रहेगी। यानी नैरेटिव जो है वो यूक्रेन की मदद का है। ज़रा समझिए इस बात को। जो नैरेटिव है वो यूक्रेन की मदद का है। लेकिन जो साथ-साथ किया जा रहा है कि यूरोप अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ दूध का धुला है मित्र, कोई दूध का धुला नहीं है। लोग अपनी-अपनी प्लानिंग कर रहे हैं या कि दूसरों की मदद के नाम पर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनकी अपनी इकोनॉमी के एक हिस्से को बूस्ट मिल पाए। ये पिक्चर पहले से किसी भी तरह से ये एंजेलिक नहीं है। ये कोई 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 धार्मिक काम हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। ये बाकायदा पावर पॉलिटिक्स है और इंडस्ट्रियल एक पॉलिसी है जिसको नैतिकता की भाषा में बुन दिया गया है। तो नैतिकता की भाषा में पावर पॉलिटिक्स हो रही है, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है जिसके चलते जो अमेरिका जो जो यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और नाम क्या है? नाम है यूक्रेन की मदद का। तो म्यूनिख का ये जो दूसरा प्रतीक है वो आता है डेनमार्क के बयान में। डेनिश प्राइम मिनिस्टर जो थी फ्रेडरिक्सन, जिनका मैंने आपको बताया, डेनमार्क वो कहती हैं कि डेनमार्क ने डिसाइड किया है कि हम अपनी पूरी की पूरी आर्टिलरी यूक्रेन को दे देंगे। सारी की सारी आर्टिलरी जो है यूक्रेन को दे देंगे। वो कहती है हमारे पास सिस्टम्स हैं, हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, यूक्रेन को जो उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, यूक्रेन ले ले। अब सुनने में आपको क्या लगेगा? सुनने में आपको ये अल्टीमेट मोरल सैक्रिफाइस आपको नज़र आता है कि वाह! देखो जी, डेनमार्क ने कितना बड़ा बलिदान कर दिया यूक्रेन के लिए और अपनी देखो जान पे खेल गए, अपनी डिफेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ जो होना था वो है, हमें कोई खतरा नहीं है, ये लो। यूक्रेन को ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है हमसे, हम यूक्रेन को अपना सारे का सारा एम्यूनिशन दे देते हैं। तो वो अपनी तमाम आर्टिलरी जो है उन्होंने उठा के यूक्रेन को दे दी। वंडरफुल। ओके। एक नेटो देश, जरा सोचिए ये कैसा मोरल लेक्चर है कि एक नेटो देश है डेनमार्क, वो अपनी तमाम आर्टिलरी यूक्रेन को दिए दे रहा है। लेकिन इसके पीछे कैलकुलस क्या है? अब जरा सुनिए, मैं आपको गिनती गिनाता हूँ कि कैसी चीज चलती है। कैलकुलस ये है कि डेनमार्क खुद को नेटो की शील्ड के अंदर में प्रोटेक्टेड मानता है। उसको लगता है भैया मुझे तो कोई खतरा है ही नहीं। मतलब ये कि जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन लड़ रहा है उसके लिए यूरोपियन हथियार जा रहे हैं और अगर कल खतरा डेनमार्क पर आया तो उसको पता है कि जो नाटो है, जो कि आखिर में अमेरिका का नाटो क्या है अमेरिका के अलावा? नाटो ही तो, ये अमेरिका ही तो, वो उसकी सिक्योरिटी को संभाल लेगा। म्यूनिख की तस्वीर क्या है? म्यूनिख की तस्वीर मेरे दोस्तों ये है कि स्पीचेस में कलेक्टिव वैल्यूज, यूरोपियन रिस्पांसिबिलिटीज की बात की जा रही है। जमीन पर एक देश अपनी आर्टिलरी को यूक्रेन को दे रहा है तो दूसरा 90 अरब यूरो का लोन पास कर रहा है। तीसरा जो डेलीगेशन है, अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो ये सुन रहा है कि साहब ओल्ड वर्ल्ड इज गॉन, पहले वाली बातें अब नहीं है, सब गया, जो पहले था वो था, है नहीं। अब सब कोई अपना अपना बिल खुद भुगतान करे, अमेरिका के भरोसे न रहे। यहां दोस्तों भारत के लिए एक दिलचस्प कंट्रास्ट निकलता है। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे से नाराज भी है, एक दूसरे पर कहीं डिपेंडेंट भी है। बाय द वे, इस सारी बात के पीछे ये ना भूलिएगा कि जब मार्को रूबियो ने इन बातों को कहा जो कहा तो उन्होंने एक बात और कही। उसने कहा हमें जो कुछ करना है वो हम अकेले कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये धमकी जरा सुनिए। वो कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, जो हमें अमेरिका को जो करना है अमेरिका कर लेगा। हाँ, हमको अच्छा लगेगा अगर आप भी साथ आ जाए, मन तो हमारा अच्छा रहेगा कि आ जाओ, तुम भी मरो हमारे साथ में। यूरोप और अमेरिका, जैसा मैंने कहा, एक दूसरे से नाराज भी हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। यूरोप को रसिया से सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत है क्योंकि अकेले वो उनके दम का नहीं है कि वो लड़ दे। मैंने बताया डेनमार्क की टोटल फौज का साइज कितना है, 20 से 21 हजार। तो जैसा मैंने कहा, अमेरिका को जो भी जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है, उसको चाइना और रशिया दोनों के खिलाफ अपना फ्रंट बनाए रखने के लिए यूरोप की जरूरत है। क्योंकि जाहिर है यूरोपियन मार्केट को कब चाइना के लिए बंद करना है, कब खोलना है, अगर इसकी कुंजी चाबी आपके पास आ जाए तो जाहिर है आप एक सुपीरियर उसमें आ जाते हैं। तो दोनों साइड जो है वो अपनी अपनी जनता को एक अलग अलग कहानी बेच रही है, यूरोप वाले भी और अमेरिका वाले भी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि अब हम दूसरों का डिफेंस बिल नहीं भरेंगे भैया, उनको उनको अपना डिफेंस करना है, यूरोप वालों को अपना डिफेंस वो खुद करें। यूरोप कह रहा है हम यूक्रेन के लिए खड़े हैं और अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बचा रहे हैं, अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है?
असल में भैया दोनों मिलके वही ऑर्डर एडजस्ट कर रहे हैं जो खुद कह रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि वो मौजूद ही नहीं। यानी वही ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, दोनों अमेरिका और यूरोप मिलके उसी वर्ल्ड ऑर्डर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स में रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में खुद दावा कर रहे हैं कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर मर चुका है। आप समझ रहे हैं? इसी बैकड्रॉप में जब वही भाषण जो है वो एशिया की तरफ घुमाया जाता है, तो फ़र्क आपको साफ नज़र आता है। देखिए, क्या भारत ने कभी ये सपना बेचा भी है कि अमेरिका जो है वो हमारे लिए चाइना से लड़ेगा? ये हमने सपना कभी अपनी जनता को बेचा है क्या? भारत ने ये सपना कभी बेचा ही नहीं। हमने ये कभी कहा ही नहीं कि अमेरिका हमारे लिए आगे लड़ेगा। हमने वेल कहना छोड़िए, हमने कभी ये बात सोची भी नहीं कि अमेरिका हमारे लिए चाइना से लड़ेगा। क्या जब गलवान का जब मामला हुआ था, तो वहाँ गलवान वाले मामले में कहीं कभी किसी ने भी सोचा था कि वहाँ पे आके अमेरिका आएगा? मतलब ही नहीं। हमें मालूम था कि हम कहेंगे भी कि भाई हमारी हेल्प करो, तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि साहब वो जो हम तो कभी पहाड़ में गए ही नहीं लड़ने के लिए। हमारे तो फौजियों को एक्सपीरियंस ही नहीं पहाड़ों में लड़ने का। हम तो भाग जाते हैं पहाड़ों के नाम पे, है ना? तो ज़ाहिर है आपको मालूम है कि आपके लिए कोई नहीं खड़ा है। तो ना तो भारत ने ये सपना कभी बेचा और ना ये हमारी पॉलिसी है। और ना अमेरिका ने कभी भी भारत के लिए किसी नेटो जैसी सिक्योरिटी गारंटी की बात की। अमेरिका ने भी कभी ये नहीं कहा। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान ने अगर भारत के साथ कुछ किया तो अमेरिका कूद पड़ेगा बीच में। कभी कहा है क्या? नो, नॉट एट ऑल। ना कहा है, ना आगे कभी कहने की उम्मीद है। यानी म्यूनिख सिक्योरिटी 26 का जो पूरे का पूरा ड्रामा था, वो यूरोप और अमेरिका की जॉइंट बेचैनी की कहानी है। जॉइंट बेचैनी की कहानी है। दोनों मानते हैं कि भाई पुराना अमेरिका वाला जो वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, वो अब टूट चुका है। लेकिन दोनों इस बात पे अटके हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जो भी नया वर्ल्ड ऑर्डर बने वो कैसे बने, जिसमें बिल भी जो है वो कम से कम लगे, पैसे कम से कम लगाने पड़े और ताकत कम ना हो। हमारी ताकत वैसी वैसी बनती रहे, लेकिन हमारे पैसे कम से कम लगे। यूक्रेन को 90 अरब का जो लोन दिया गया है, डेनमार्क का जो तमाम आर्टिलरी देने का जो क्लेम किया गया है, रूबियो का ये कहना कि वी वांट अलाइज हू कैन डिफेंड देमसेल्व्स, है ना? ये जो मैथ्स का कहना है कि द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, ये सब के सब जो सीन है, ये सब के सब जो दृश्य हैं, जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये एक ही फ़िल्म के अलग-अलग डायलॉग हैं। ये एक ही फ़िल्म के अलग-अलग डायलॉग हैं दोस्तों, जहाँ कोई भी पूरी तरह सच नहीं बोल रहा है और हर कोई अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपनी लाइन की तरफ को खींच रहा है, अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। यही वो हिस्सा है जिसको पकड़कर हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं भैया कि जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, वो सिर्फ मॉस्को या बीजिंग की वजह से नहीं टूट गया है। वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स ने भी उसमें बाकायदा जितना उसको बनाया था, उतना ही उसको तोड़ा भी है और उसके लिए वो दोनों के दोनों उतने ही ज़िम्मेदार हैं, बनाने के उतने ही ज़िम्मेदार हैं उसके टूटने के। इसमें किसी को किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। ये था मेरे कहने के मायने। आइए मित्रों, अ अ, अब आपके अरे थोड़े से जो कमेंट्स हैं वो ले लेते हैं। आज आप लोग थोड़े ही लोग आए, मुझे पता नहीं क्यों, कोई मैच वैच देख रहे हैं, क्या चक्कर है, जो भी है। ओके, सब नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो श्रेयांश भाई, मोहित जी और गुड इवनिंग सुखेजा जी, आयशा बेटा जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर जस्ट अ थॉट फ्लेक्स करें, ओके। हाइपोथेटिकली अगर हम SU-57 बनाते हैं अंडर डिफरेंट नेम से SU-57 MKI, फिर भी कार्ड अप्लाई होगा क्या? वेल लीगली नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका फिर अमेरिका है। अगर वो अप्लाई कर देगा तो अब कहाँ जाके अपील करेंगे? कार्डसा के खिलाफ अपील जाके कहाँ करेंगे? मुझे सीरियसली लगता है इसीलिए हमको डिफर्ड पार्टनर्स की ज़रूरत है, जो अलग-अलग किस्म के। तो होगा क्या? कार्डसा के ज़रिए वो हम पे क्या करेगा? वो अपने एट द मोस्ट जो अमेरिका कर सकता है वो क्या करेगा? भई आपके एक्सपोर्ट पे लगा देगा, भई अमेरिका हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भई नुकसान तो दोनों का होगा। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने बाज़ार इतने डाइवर्सिफ़ाई करने पड़ेंगे कि आपको अपने एक्सपोर्ट्स की दिक्कत ना हो। और जहाँ तक ये बातें हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिलेइंग पे जाएँगी SU-57 वाली फ्लेक्स। यूँ सोचिए कि कल की दुनिया किसने देखी है? इस साल की में जब भी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस होनी है, इस साल होनी है, आप जानते हैं। अगर मान लो वहाँ पर कुछ इस तरह के सिस्टम्स निकल कर आते हैं
जिसकी पूरी उम्मीद है। चाइना ने भी कह दिया है, भारत की तरफ से भारत की आरबीआई ने कह दिया है। तो अगर कहीं मान लो वहाँ पर डीडॉलराइज़ेशन के कोई मॉडल्स निकलते हैं इस तरह के, और ये डीडॉलराइज़ेशन क्या है यार? मतलब हम डीडॉलराइज़ेशन का नाम ना भी इस्तेमाल करें। हम सिर्फ ये बात करें कि ये जो हमारा पैसे का लेन-देन है, वो हमारी करेंसीज़ में हो। तो माना जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रांस के साथ सब कुछ चल रहा है हमारा, उसका जो लगभग आधे पैसे की जो बात की जा रही है, वो हो रहा है कि भई रुपए में जाएगा पैसा। बहुत बड़ा बर्डन आपके सर से हटा ना, कि रुपए में पेमेंट हो रही है तो। तो आप सोचिए अगर यही होता है, तो क्या अमेरिका आपके लिए चुप बैठेगा? उसको नज़र आ रहा होगा कि हमारा डॉलर तो गया हाथ से, आप डॉलर में डील ही नहीं कर रहे। जो जैसे ही लोग डॉलर से दूर भाग रहे होंगे, अमेरिका का जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ता जाएगा। और मुझे डर ये है दोस्तों कि ये और ज़्यादा पागलों की तरह बर्ताव करेगा, अमेरिका। जो आप भाषा देख रहे हैं मार्को रूबियो की, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक तो नहीं है। वो जब ये कहते हैं, भई आप अगर गौर से उस आधे घंटे की स्पीच को सुने, मैं आप लोगों को एनकरेज करूँगा कि आप सुनें ज़रूर। मित्रों, आप ज़रा देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कॉलोनाइज़ेशन को डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने जो डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया, और डी बाय द वे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन कैसे किया था उन्होंने? कॉलोनीज़ को लूट कर ही तो किया था। तो बेसिकली जब आप ये कहते हैं कि हम उस राह पे दोबारा चलें, तो आप कॉलोनाइज़िंग को एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि कॉलोनाइज़िंग करना ठीक था। हम ताकतवर हैं। हमारी ताकत को का जो हमें ताकत का सर-चश्मा बने रहना है। हमें ताकत का सोर्स बने रहना है। ताकत हमारे से ही फ्लो होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट अमेरिका इज़ सेइंग यूरोप से, कि भई हम जो सफेद लोग हैं, ताकत का तमाम जो सोर्स है, वो हमारे पास रहना चाहिए। यही तो कहा जा रहा है। तो सवाल ये है कि इन लोगों का आप क्या करेंगे मेरे भाई? तो अगर ये सिस्टम को इस तरह का क्रिएट होता है जो मल्टीलैटरल हो, यू नो जहाँ पर जो क्या कहें, मल्टीपोलर वर्ल्ड एक जो क्रिएट की करने की बात हो रही है, जिसकी बात चाइना कर रहा है, जिसकी बात रशिया कर रहा है, ठीक है ना? अमेरिका तो उसके पीछे भाग नहीं रहा है, अमेरिका नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यूरोप डिवाइडेड है सारे मामले में। तो इसमें हमारे लिए कहीं न कहीं बीच में ऐसे चांसेस आ जाएँगे फ्लेक्स, जहाँ पर हम इन चीज़ों से बच सकेंगे और डील भी करेंगे और हम इनके चीज़ों से बच जाएँगे। और ये इसलिए मजबूर होंगे क्योंकि इनकी अपनी इकोनॉमी भी जो है, वो कोई बड़ी अच्छी शक्ल में नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी भी कोई बड़ी अच्छी शक्ल में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से बाहर निकल रही है। तो आप ये देखिए, क्या अभी तक अमेरिका ने जिसकी बात करता है कि हम इंडस्ट्री वापस लेकर आएँगे, जॉब पैदा करेंगे, ना तो जॉब पैदा हो रही है, ना इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। सो दैट्स ओके। वो जो टैरिफ की बातें कर रहे हैं, तो वो टैरिफ उन्होंने किससे लेके और कैसे टैरिफ बढ़ा लिया है अपना, वो आप जानते हैं। टैरिफ सारा अमेरिकन ही देते हैं। नमस्ते कृतिका। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में काटसा को तो वो अगर मान लीजिए कि अप्लाई कर भी दे, तो आपको तैयारी इसकी करनी होगी कि वी गिव अ डैम बेसिकली। जी धनंजय भाई नमस्कार। जय बजरंगबली बिहारी भाई। गुड टू सी यू। एंड देन बिहारी भाई को क्या करें, और डॉक्टर्स, कोडर्स, अकाउंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स तो रिप्लेस कर देगा आराम से। सच इनोवेशन क्रिएटिविटी ये सब अभी नहीं कर सकता एआई। यार क्रिएटिविटी का तो मैं नहीं कह सकता मुझे। हम्म, मगर हाँ, अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज है। मुझे ये जरूर लगता है कि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। हाँ, आने वाले दिनों में ये चीजें कितनी और चलेंगी। डेटा एनालिसिस की देखिए, जहां तक बात करिए आप, तो वो तो जाहिर है कि इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है और बहुत तेज़ी से पॉसिबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, यू नो। आप छोटे से छोटे रेफरेंस पर बड़ी से बड़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो आपका डेटा एनालिसिस जो है, वो ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब वो देखिए ना बिहारी भाई, कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनके बारे में हम बात कर पाएँ, और वो बड़े हाई स्केल पर चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाती है। अब वो तो देखिए ना, क्वांटम कंप्यूटर, आप मेडिसिन्स के इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, जो आने वाले जिसके जिसके लिए हम 50-100 साल लगा सकते थे, वो सब अब घंटों के हिसाब से हो सकता है। जैसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, तो इनसे बचाव कुछ नहीं बॉस। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो बहुत तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, और हमें इसके साथ रहना सीखना होगा, बजाए इसके कि हम इसको इग्नोर करें। सीधी-सी बात है। राम भाई कह रहे हैं कि महेश जी, when an empire has only 20 to 30 years left, what can it do when it knows that he won't get a good leader anytime soon? I guess so too। मुझे मुझे आपकी बात से असहमति बिल्कुल नहीं है राम भाई। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से, और करने के लिए इनके पास बहुत कुछ नहीं है।
मेरा डर क्या है कि कहीं इस बीच में ये कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। इस चक्कर में, क्योंकि देखो और कुछ हो ना हो, डिस्ट्रक्टिव पावर तो इनके पास है। इस डिस्ट्रक्टिव पावर का इन्होंने जगह-जगह पर गलत इस्तेमाल भी किया है। इतिहास गवाह है इस बात का। तो वो और इस समय भी जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला की बात करिए आप, या जो बाकी लोगों को सदर्न हेमिस्फीयर में जिस तरह से धमकियाँ इश्यू कर रहे हैं, कभी इसको, कभी उसको, यू नेवर नो व्हिच वे दे आर गोइंग। तो लेट्स सी व्हिच वे इट गोज़। Basically, we could finalize our USA Bharat FTA in March. We would be in a race between EU and USA who could do better deal with Bharat. This could be our manufacturing boom and movement. तो मुझे लगता ही है, टू बी ऑनेस्ट टू यू राम भाई, आपकी बात EU से ही बनेगी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो अपन देखेंगे। आई एम सॉरी, बट मुझे सीरियसली लगता है कि हमारी बात EU से ही बनेगी। क्यों? एक, उनको ज़रूरत ज़्यादा है। दूसरा, डिपेंडेंसी को उन्होंने देख लिया है कि अमेरिका से आपको कुछ मिलता नहीं। ट्रस्ट डेफिसिट यूरोप और अमेरिका के बीच में आ चुका है। जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं यूरोप में, वो 2 ही हैं, फ्रांस और जर्मनी। और वो दोनों बड़ी इकोनॉमी जो है, वो भारत के नहीं, फ्रांस का तो कोई शक ही नहीं है। जर्मनी लाट टपका रहा है, वो किसी भी तरह से चाहता है कि उसको यहाँ पे एंट्री मिले। आपकी दोनों तरफ जो जो ईएफटीए जो है, जो जो सबसे बड़ी जो इकोनॉमी 4 कंट्रीज़ के हैं, जो आपके यहाँ 15 साल में कमिट कर चुकी हैं 100 बिलियन इस्तेमाल कर इन्वेस्ट करना। एआईओएम में भी उसमें शामिल है। जो बाकी कंपनियाँ हैं अमेरिका की, वो यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। ईयू आपके साथ जो डील करके गया वो अलग है। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो यू बेसिकली आर मच क्लोज़र एंड मच अलाइन्ड टू यूरोपियन थॉट एज़ ऑफ नाउ देन एनीबॉडी एल्स। अमेरिका के साथ आपकी बात नहीं बनती। दूसरी बात क्या है कि जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा उसमें रशिया हो या इवन इज़राइल हो। इज़राइल आपको याद है ना? इज़राइल ने भी क्या कहा है? उसने कहा कि अगले 10 सालों में हमको ऐसा हो जाना है कि जहाँ पर हम अपनी हथियारों की ज़रूरत के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक? आपको अगले दिन में कुछ सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। एआई की समिट जैसी ये खत्म हो रही है कल, आप पाएँगे कि मोदी जी इज़राइल के लिए निकलेंगे। फ्रांस, मेरे ख्याल से आज देर रात तक अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये जो रफाल वाली डील है, जो फ्रांस वाली, ये आज देर रात तक मुझे लगता है अनाउंस हो जाएगी। तो आप पाएँगे कि मोदी जी जाएँगे उसके बाद वहाँ पर इज़राइल, और आपको वहाँ से भी खबरें आएँगी। और वो ज़्यादातर खबरें जो हैं, वो आपको डिफेंस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड मिलेंगी। जो उनकी कंपनियाँ यहाँ आनी है, फैक्ट्रियाँ बननी है, इन्वेस्टमेंट होनी है, ये सारे खेल चलते जा रहे हैं। और इन तमाम खेलों को जब आप कहीं एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में, इसलिए मैंने शतरंज का खेल आपको दिखाया है ना इस बोर्ड में, थंबनेल में, कि ये जो जब सारी की सारी चीज़ों को आप एक साथ वहाँ पे रखते हैं, फिट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको फिर इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ ऑटोमेटिकली आने वाले समय में बनती नज़र आती हैं कि जहाँ पर हम ये काटसा-वाटसा से ही बच पाएँगे और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर पाएँगे विद दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर ही चलना होगा। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि चाहे बात फ्रांस की हो, चाहे रशिया की हो या इज़राइल की हो, ये सब के सब जो है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सेप्ट करते हैं। मना कौन करता है? अमेरिका। ये तो फुल ऑन करप्शन का प्लान है सर। किकबैक्स। आप सोचिए ना, मैं हैरान पता है क्यों होता हूँ फ्लेक्स, आप कई बार नाराज़ होंगे कि आपने देखा होगा अपने सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं, कई बार बड़े सारे व्यूज़ भी नहीं आते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ये देखूँ कि यार वो हिस्सा क्या है जो रिपोर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली मीडिया में बात वो हो रही होती है जो रिपोर्ट हो रही होती है। आपने देखा इसकी जो डिटेल्स है डील की, वो रिपोर्ट ही नहीं हो रही। जबकि ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई चीज़ है, वो सबके सब सामने है आपके। आप पढ़ें तो चीज़ें आपको सामने मिल जाती हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि कम से कम देखा तो जाए कि ये यूरोप वालों को ये दानवीर कर्ण बनने का शौक क्यों चल रहा है? ये ये दानवीर कर्ण बन के $90 बिलियन भैया काहे को देने जा रहे हो? तुम्हारी अपने घर में कौन-सी बड़ी अच्छे हालात हैं जो तुम यूक्रेन को $90 बिलियन दोगे? बट वो चीज़ सामने नज़र आई मुझे जब मैंने ये देखा कि भई ये तो यहाँ करप्शन कर रहे हैं। ये वेल सॉरी, करप्शन नहीं, मगर हाँ, जुगाड़बाजी कर रहे हैं, जुगत लड़ा रहे हैं। एंड यूक्रेन इज़ ओनली one of the pawns in the financial scheme for the economic development that Europe is planning for itself. ओके, सीम जी ट्राइंग टू मेक द ईयू में ऐसे ही लग रहा है। मैं पर मगर मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये बेसिकली जो दुनिया बन रही है, इसमें आप पाएँगे कि जो छोटे मुल्क हों या बड़े मुल्क हों, वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपनी-अपनी ऑटोनोमस आवाज़ रखना चाहेंगे। अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके और मिलकर काम करना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉर्डर मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर करो। क्या बात है। थैंक यू आयशा बेटा। एंड देन Maheshi, one of the most fascinating technology which I want to see is artificial womb. How it could even change the falling birth rate of many countries. Okay, if it is fully developed by 2040 for China also. Ram, that's interesting because to be honest to you, मैंने इस पर बड़ा गौर नहीं किया था, but I'll definitely look into it. मैंने एक ज़माने में जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का दौर था 2002, 3, 4 की बात अगर आप करें, यू नो, तो उस समय पर ये बात हो रही थी और ये बात आ रही थी कि भैया क्लोनिंग को लाया जाए इंडिया में। अगर आपको याद हो उस समय पे ओबामा थे, हाँ, हाँ, ओबामा। उनके जो मेडिकल एडवाइज़र जो थे, मेडिकल एडवाइज़र उनके नहीं, मतलब उनकी गवर्नमेंट के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए जो साइंटिफिक एडवाइज़र थे, वो थे लियोन आर कैश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो, KASS LEON, लियोन आर कैश। ये और उन्होंने बाकायदा क्लोनिंग पर एक किताब लिखी थी, उसका नाम था एथिक्स ऑफ क्लोनिंग। इनफैक्ट यू नो, I got it translated in Hindi as well. It was published by Rajkamal Prakashan at that time, हिंदी में। तो एथिक्स ऑफ क्लोनिंग को लेकर जब मेरी साइंटिस्ट से यहाँ बात हुई थी, नतालिया माल्ज़ेब उस समय पे हुआ करती थी, अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करती थी उस समय पर, आजकल शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो अ, उनसे मेरी बात हुई थी, वो दिल्ली आई हुई थी, मेरे घर में रहती हूँ, और उन्होंने उस समय बात कही थी कि भई यू नो, इसको लेकर चीज़ें हो सकती हैं। यूरोप में और अमेरिका में इसके जो एथिकल जो इसका एस्पेक्ट था, उसको लेकर सवाल उठाए गए थे कि भई मान लीजिए किसी ने आप नाई के यहाँ गए, आपके यहाँ से आपने बाल कटवाए, वो बाल नीचे गिरे पड़े, कोई वो बाल ले गया और वहाँ से उसको ने क्लोन कर लिया। तो तो बेसिकली आपकी औलाद पैदा हो रही होगी वो। आपको पता भी नहीं कि आप बाल छोड़ गए थे, वहाँ से पैदा हो गई। यू नो, सो इट्स अ, तो फिर उस समय पे उसको लेकर एथिकल सवाल खड़े हो गए थे अमेरिका में और यूरोप में, बहुत सारे। और उस समय पे ये कहा गया था कि भई फिर इसको लेकर रिसर्च की कहाँ जाए। तो बहुत वो बातें आगे बढ़ नहीं पाई हैं, लेकिन वो भी एक इश्यू है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर, कि जहाँ पर यू नो उम, सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाने बनते हैं। मुझे याद है कि मैंने उस समय पर महाभारत का सवाल उठाया था कि भई हमारे यहाँ तो 100 कौरवों के पैदा होने का भी एक वो वूम्ब से तो नहीं पैदा हो सकते। तो मैंने कहा हमारे तो इसका इसका इतिहास मौजूद है बाकायदा। तो एथिकली हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लेने में। एनीवे, नॉट ए भाई, हेलो। एंड देन महेश जी, AI and robotics, future of economy, if Bharat could become a leader in this whole 21st century, could be ours. राम भाई, है बात तो है, और ये देखना होगा कि हम कैसे इसको अपना पाते हैं, कितना अपना पाते हैं। कुछ हमारे यहाँ भी दिक्कतें भी हैं, यू नो, हम लोग को ज़्यादा जल्दी ओवर हाइप हो जाते हैं, तो उसमें बहुत हमको बड़े बड़े रैशनली यू नो उसको देखना होगा कि कैसे उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है AI को, और बिना आपकी पॉपुलेशन को भी नुकसान किए हुए। तो पॉपुलेशन को भी आपको कहीं न कहीं एजुकेट करना होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करे इस टेक्नोलॉजी के साथ में, ना कि इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट। मुझे ये ज़रूर लगता है कि AI को मॉडरेशन की ज़रूरत ज़रूर है। You cannot let it run on its own course without moderation. You have to keep an eye on this. नमस्ते महाराज भाई। हाँ, आपने कल ज़िक्र किया था SU-57 का, मुझे याद है, आ गया, है ना? तो वही मैं आपको कह रहा था कि वो डील मैं चेक किया था कि काटसा को लेकर डर ज़रूर लग रहा है, उसका खतरा है कि अमेरिका आपको तंग कर सकता है काटसा को लेके, लेकिन ये भी सच है कि भारत उसको लेकर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। हाँ, नेगोशिएशन बंद नहीं हो रही हैं, नेगोशिएशन रशिया के साथ चल रही हैं। टाइमिंग का फ़र्क है कि किस टाइम पर वो एग्रीमेंट किया जाएगा, और वो से ज़ाहिर है कि जिस समय आप काटसा को कोई न कोई इलाज निकाल लेंगे, या तो आप काटसा को भूल जाएँगे, कहेंगे भाड़ में जाए, जो तूने करना है कर ले भैया अमेरिका, हैं? और समथिंग विल हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको कोई न कोई डिसीजन लेना होगा कि
व्हाट इफ अमेरिका लगाता है, या कि अमेरिका आपको छोड़ दे कि नहीं भाई कोई नहीं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अ, अपना टेक्नोलॉजी हमेशा अपना होता है। यूरोप तो है ही अमेरिका का पिछले अभी तक तो है। आगे कितना चलेगा? आई एम नॉट श्योर। डिपेंड करता है इंटरेस्ट कितने मिलते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट दोस्त, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पावर खिसक रही है अमेरिका के हाथ से, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है मित्रों, तो आपके सवाल तो कमेंट जो थे वो खत्म हुए, और मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त फिर, और मिलता हूँ आपसे अगले प्रोग्राम में। सुबह के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अरे फ्लक्स कुछ और कहे, ये क्या हुआ? एआई के केस में ह्यूमंस इन द लूप इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। बिल्कुल, आई एम एक्चुअली मैं बताऊं फ्लक्स, मैं परेशान होता हूँ जितना मैं यूज कर रहा हूँ इसको। मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार कि पॉसिबिलिटीज बहुत है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, माइंड बॉगलिंग है। लेकिन इनफैक्ट आपको बताऊं कि आज जब मैं बात कर रहा था कि एआई से यही कर रहा था कि भाई कैसे इसको पॉलिटिकली समझाया जाए, तो जो थंबनेल आज का बना है वो उसी ने सजेस्ट किया कि आप इसको ऐसे रखिए, तो बात समझ में आएगी। आई डोंट नो कि कितना इस बात को कितना आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं थंबनेल से, बट देयर इज अनदर, मैं इसका जो अल्टरनेटिव थंबनेल लगाने जा रहा हूँ आपके लिए, वो अभी कुछ और भी है फ्रांस को लेकर, जो मैं आपको लिए थंबनेल लगाने जा रहा हूँ। उसमें उसने बहुत कमाल किया है आज, इतनी गजब का कमाल, मैं मेरे दिमाग में नहीं था आइडिया, मैं यकीन नहीं मानोगे आप फ्लेक्स। उसने भगवान शिव का नाम लिया, एआई भगवान शिव का कॉन्सेप्ट लेकर आई, और उसने कहा कि ये भगवान शिव का जो तांडविक रूप है, अपना तांडविक रूप, उनका जो यौगिक रूप है, उसको वो रख रही है भारत के साथ में, और मुझे कह रही है कि यूरोप जो है वो आकर हाथ मिला रहा है। देखिए, भगवान शिव हाथ मिला रहा है, चरण स्पर्श नहीं कर रहा है भगवान की। तो आप देखिए, वो दिखाना ये चाह रहा है कि दोनों संस्कृतियां जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए भी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। इस तरह का सिंबलिज्म उसने दिया मुझे। तो ये क्रिएटिव आइडिया है। ये कहना गलत होगा कि एआई क्रिएटिव नहीं हो सकता है ना? तो इट वाज़ वेरी, वेरी क्रिएटिव ऑफ इट। कम से कम मुझे ऐसा लगा कि ये जो वेरी, वेरी क्रिएटिव, मेरे दिमाग में आइडिया बिल्कुल नहीं आया था। हालाँकि मैं वही इंसान हूँ जिसने अपने बचपन में यूपी के स्कूलों में धूप और छाँव का जो खेल है, उसको बर्फ और क्या है? बर्फ और धूप नाम का एक हमने पढ़ा था अपने स्कूल में, वो एसे अ, हमारे किसी बड़े बड़े लेखक का है, मुझे याद नहीं कि उसका नाम क्या था इस समय। तो बर्फ और धूप का जो एसे था, वो मैंने पढ़ा है, और वो बेसिकली यही दिखा रहा था कि बर्फ और धूप एक साथ हो सकती है, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। वो मैंने बचपन में पढ़ा था। आज जब उसने ये भगवान शिव का मुझे ये दिखाया है, तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा। मैंने कहा यार कमाल है, बात तो सही है। मैंने उससे पूछा व्हाई इसमें भगवान शिव का तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तो उसने ये बात मुझे बताई। तो बेसिकली ये जो थंबनेल है, इसमें जो फ्रेंच वाला आइडिया है, मैं इसको काट के अलग करूँगा जब, तो फिर मैं आपको उसमें वो मैं लगाऊँगा उसको थंबनेल को। मैं चाहता हूँ कि आप देखें उसको। इट इज़ वेरी वेरी यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। चलिए, सो मित्रों मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से